अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज के हम वीडियो में सेलेक्ट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल टॉपिक है सीएसएस, यूपीएससी और पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। और हम इस वीडियो के अंदर साइलेंट फीचर्स को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके तमाम कंसेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आप ताकि फिर ईजिली अपने नोट्स बना सके और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, ठीक है ना। अब इसी वीडियो में हम आखिर में जो 4 साइलेंट फीचर्स हैं ना, वो डिस्कस करेंगे, जो आपको किसी भी और वीडियो में, जो कि आपकी सर्च में, मतलब कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सर्च में जो मिली होंगी ना, किसी भी वीडियो में वो 4 तो नहीं होने वाले, ठीक है ना। और वही जो स्पेशल जो 4 होंगे ना, वही आपकी जो पेपर होगा ना उसको यूनिकनेस देंगे और आपकी एग्जामिनर को कहेंगे यार इसको बंदे को तो पास कर दो, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। वो ये कि जी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। ये जो रिटर्न मतलब कि लिखा गया, रिटर्न किया गया 1787 में, फिर इसको फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में 787 में ही इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद रेटिफाई मतलब कि इसकी तौसीक, जो कि हम वर्ड उर्दू में जो तौसीक, ठीक है ना, इसको रेटिफाई 1788 में किया गया, ठीक है ना। उसके बाद इसको एनफोर्स किया गया, जो कि यूएस के अंदर वो है 1789 के अंदर इसको एनफोर्स किया गया, एक्शन में आया और फिर उसके बाद फिर इसको नाफिज कर दिया, एनफोर्स मतलब नाफिज कर दिया गया, ठीक है ना, 1789 में। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर ये है कि वो रिटर्न करेक्टर है, ठीक है ना, कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन। कोई एवं नहीं है कि बगैर रिटर्न और एवं हवा में बातें और बस अलग अलग सफ़ों में लिखे, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किताब की तरह जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिटर्न इन करेक्टर है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में से सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक जो अभी फ़िलहाल दुनिया में, ठीक है ना। और इसके टोटल 7 आर्टिकल से जब ये बनाया गया 1789 में, जब ये इन्फोर्स किया गया, तब इसके सिर्फ 7 आर्टिकल से, ठीक है। और ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर टाइप था, इसको बाकी इसको बाद में ना भरना था, इसके जिस्म को, इसके गोश्त लगाना था, वो सब कुछ बाद में वह स्ट्रक्चर नहीं वगैरह, स्ट्रक्चर बस खड़ा कर दिया 7 आर्टिकल्स के साथ, ठीक है ना। 7 आर्टिकल्स के बाद आज तक देख लें आप, 1789 के बाद आज तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान की आज़ादी को देख लें, और आज तक मतलब कि पाकिस्तान की 1947 में आज़ाद हुआ और आज तक पाकिस्तान की 26 अमेंडमेंट्स पाकिस्तान में हो चुकी हैं और इंडिया में 94 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जबकि यूएस का इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं आज तक, ठीक है ना। ये आपको बताऊँगा वजह क्या है इसके पीछे, बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, ठीक है ना कुछ। उसके बाद हम चलते हैं जी, एक ये भी बात बता दें कि इट हैज़ बीन सफिशेंटली क्लॉथड विद कन्वेंशंस, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत एक स्ट्रक्चर टाइप था, ठीक है ना, ढांचा था, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसको बाद में अमेंडमेंट्स करके, फिर इसके बाद कन्वेंशंस, कुछ मतलब कि ना कुछ कन्वेंशंस जो कि मतलब कि लॉ नहीं होता, वो मतलब कि ना ही वो कुछ लोगों के लिए लाजिम होता है। जैसे कहते हैं रिवाज है यार, इस तरह रिवाज करना, इस तरह करना रिवाज है, तो कुछ ऐसे कन्वेंशन हैं, कस्टम्स हैं, जुडिशियल डिसीजन है, फिर कुछ जुडिशियल वर्डिक्ट्स आए हैं, ठीक है ना। उनके थ्रू फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्हांस होता गया, एग्जीक्यूटिव की पावर इन्हांस हुई, तो ये सब मतलब कि ना इस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर एडिशन होता गया, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं रिजिडिटी के, दूसरा जो इसकी साइलेंट फीचर वो है रिजिडिटी। लेकिन ये बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं आज तक, 1789 से लेके आज तक इतना टाइम हो गया, सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। उसकी वजह यह कि बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कैसे, सख्त कैसे, मतलब कि इसमें अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा औखा काम है, ठीक है ना। वो कैसे भाई, ये इसको अगर अब इसमें 2 मेथड है, ठीक है ना। सबसे पहला मेथड कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब कि जो इसकी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया वगैरह जैसे दूसरी स्टेट्स हैं, इसकी टोटल 50 स्टेट्स में है यूएस में, ठीक है ना। अगर किसी भी स्टेट को कोई चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो, वो अपने अकॉर्डिंगली मतलब कि उनके मुल्क के, उनके स्टेट के, उनके यूनिट जो प्रोविंस है जो, तो उसके अकॉर्डिंग कोई वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो, अमेंडमेंट हो, तो फिर पहले वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है ना। फिर बाद में कांग्रेस में भेजा जाता है, तो इस तरह प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये स्टेट लेजिस्लेचर में भी पास प्रपोज किया जा सकता है। और सेकेंड वे जो कि पाकिस्तान वगैरह में भी अडोप्ट किया जाता है, वो ये होता है कि ये दोनों तरीके पाकिस्तान में भी अडोप्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि जी अब जो अमेंडमेंट है वो सबसे पहले जी कांग्रेस में ही अडोप्ट की जाती है, कांग्रेस में रखी जाती है, ठीक है ना, कांग्रेस में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है तरीका, उसके बाद जो तरीका आता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, कि अब जब कांग्रेस के, अब मिसाल के तौर पर अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कराया जा सकता है, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी ने पेश किया है इसको
अपर हाउस मतलब कि सेनेट में यूएस के, सबसे पहले फिर यूएस के सेनेट में जहाँ पे जिस हाउस में मतलब कि इसको पेश किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसी हाउस की 2/3 मेजोरिटी, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है ना। स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको पास किया जाएगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा उसको। फिर उसको दूसरे हाउस मतलब कि जब उसके बाद दूसरा हाउस कौन सा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस जो है यूएस कांग्रेस का, ठीक है ना, उसके फिर सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। फिर वहाँ से भी 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास होना लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा मुश्किल, ये दोनों, ये पूरा तरीका तो इधर पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाए, 2/3 मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेज में पाकिस्तान में भी पास करवाना लाजमी होता है, इंडिया में भी ऐसी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 3/4, अब ये सबसे ज़्यादा औखा काम है कि 3/4 ऑफ स्टेट्स मतलब कि टोटल 50 स्टेट्स है, उसमें 38 स्टेट्स को भी इसको रेटिफाई करना, इसकी तौसीक करना लाजमी है। जब तक 3/4 की स्टेट्स, इस मतलब 38 स्टेट्स तकरीबन 50 में से जब तक इसको रेटिफाई नहीं करेंगी, इसकी तौसीक नहीं करेंगी, इसको मानेंगी नहीं, तब तक ये अमेंडमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। यूएसए एक फेडरेशन है, एक फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर में थर्ड फीचर ये है कि फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट, ठीक है ना। यूएस एक फेडरेशन है जिसमें जो शुरू में जब यूएस बना था ना, तब इसमें तकरीबन इनिशियली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया तब इसमें 13 स्टेट्स थी, ठीक है ना, जो कि अब बढ़ते बढ़ते एक्सपेंड होते होते यूएस अब 50 स्टेट्स हो गए टोटल अब तक, ठीक है ना, यूएस में, ठीक है ना। और यूएस की अब जो भी फेडरेशन होती है ना, उसमें लिस्ट वाला सिस्टम होता है, मतलब कि ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट वगैरह दी जाती है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट हैं, फेडरल लिस्ट है, यूनिट लिस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, फेडरल लिस्ट है, यूनिट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है ना। ये लिस्ट का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक कंसेप्ट जो है मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर आप एस्पिरेंट है ना, तो आपको एक एक कंसेप्ट का बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है ना। इसके ऊपर वीडियोज़ देखा करें, मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर इंशाल्लाह बनी होंगी, तब तक जब देखेंगे ना आप, तो आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो, ठीक है ना। अच्छा, तो लिस्ट, अब यूएस में सिर्फ एक लिस्ट है। लिस्ट का मतलब जो होता है, एक ऐसी लिस्ट होती है, वो उस लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को, उन डिपार्टमेंट्स को, या जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके उन इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा होता है। लिस्ट में सब्जेक्ट्स उनको कहते हैं, मतलब कि नाम होते हैं, ठीक है ना, कि जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मिसाल को सेंट्रल लिस्ट है, यूएस में सिर्फ एक ही लिस्ट है, फेडरल लिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने, जिसमें डिपार्टमेंट्स के नाम है कि जी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस हो गया, ये करेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके ऊपर जी, इसके ऊपर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का हक है, बाकी इसमें कोई और ये यूनिट वाली मतलब कि ना कोई भी प्रोविंस इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यूएस में सिर्फ एक ही लिस्ट है, फेडरल लिस्ट, ठीक है ना, जिसमें मेंशन है कि जी ये सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर मतलब कि ना यूएस की जो फेडरल लेजिस्लेचर है और जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है, ये उनके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और यही इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कोई लिस्ट नहीं है। बाकी जो रेजिड्यू पावर्स हैं, लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, वो तो मेंशन है। अब जो मेंशन नहीं है वो उनको रेजिड्यूरी, बल्कि बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी स्टेट्स के पास है, जो कि यूनिट्स हैं यूएस के अंदर, ठीक है ना। बाकी सब पावर्स उनके पास, एक ही लिस्ट है फेडरलिस्ट, बाकी सब उनके पास है, यूनिट्स के पास है, ठीक है ना। इस तरह फिर इंश्योर किया जाता है कि यूएस के जो यूनिट्स हैं ना, ऑटोनोमस होने चाहिए, और सच में बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस है। इवन उनकी अपनी जुडिशरी, अपनी लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है यूनिट्स के पास है, और इनकी ही अपनी मतलब कि ना स्टेट्स में मतलब कि ना अपनी जजेस खुद अपॉइंट करते हैं वो सब कुछ। और एग्जेक्टिव भी उनके अपनी गवर्नर एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव का मतलब कि ना जो सरबराह होता है वो गवर्नर होता है, प्रिजाइड करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सैलेंट फीचर है वो ये है कि सब फेडरल सिस्टम है, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम की ही डिमांड है फोर्थ वाला जो अभी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। जहाँ भी फेडरल सिस्टम और गवर्नमेंट होगा ना, वहाँ पे सबसे पहले डिमांड क्या होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी हो। जब कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का ये मतलब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाहिद एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योर करता है कि यूनिट्स की पावर्स अलग हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स अलग हैं, और एक दूसरे की पावर्स को ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, ब्रीच नहीं करेंगे, और ये मतलब कि ना कोई कब्ज़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह फिर एक बेहतरीन स्टेट बनती है। और एक और बात याद रखिएगा कि एक स्टेट के अंदर जितना ज़्यादा यूनिट ऑटोनोमस होगा, ज़्यादा मतलब कि हद से ज़्यादा नहीं, जो ऑटोनोमस होना चाहिए मतलब कि अपने आप में खुद मुख्तार जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा फेडरेशन मजबूत होगी, ठीक है ना। ये सारा मैंने लिखा हुआ है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि ठीक है ना, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ। और जो फिफ्थ सैलेंट फीचर आता है वो ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यूएस के अंदर, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक और बात आपने नोट की है कि मैं फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट कह रहा हूँ, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ स्टेट्स में फेडरल है और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है
कि उसमें ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम होता है। अब मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंशियल, जैसे आपके नाम से पता लग रहा है कि प्रेसिडेंट के नाम से प्रेसिडेंशियल है। अगर प्रेसिडेंट को ही सब कुछ बना दिया जाए, मतलब कि वही सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर तो वो मोनार्की हो जाएगी ना, कि एक ही बंदा रूल कर रहा है, उसी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक मॉडर्न डे का एक सिस्टम है, जिसके मुताबिक ये होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों इंस्टीट्यूशन जो होते हैं गवर्नमेंट के, इन सब की पावर्स अलग अलग होती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, और ये सब अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ, जो आ जाता है सिक्स्थ वाला इसका साइलेंट फीचर, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की ही डिमांड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स है तो फिर फेडरेशन के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है ना, फिर वो मोनार्की कहलाएगी, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं कहलाएगा, मॉडर्न डे सिस्टम नहीं होगा फिर वो, ठीक है ना, वो फिर मोनार्की कहलाएगी। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि तीनों जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों अपनी अपनी पावर्स अलग अलग इनकी डोमेन्स होगी, और ये अपनी पावर्स में खुद मुख्तार होंगे, ठीक है ना, और ये अपनी पावर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि लेजिस्लेचर का लेजिस्लेशन है, इसमें एग्जेक्टिव का कोई अमल दखल नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगी। एग्जेक्टिव का काम है जो भी लेजिस्लेशन होती है, जो भी जुडिशियल वर्डिक्ट्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना। इसमें लेजिस्लेचर जुडिशरी कोई किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसमें जुडिशरी का काम है कि जितनी भी अब लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव ये किसी फंडामेंटल राइट्स की मतलब कि ना वायलेशन ना करें, और जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना है जुडिशरी का काम है। सो ये सारे अपने अपने काम बेहतरीन तरीके से करते हैं। भारत सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, ठीक है ना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिटेल से पढ़ा हुआ, आपको समझना भी लाजमी है इस सब कंसेप्ट को, ठीक है ना। अब सेवंथ फीचर ये कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है। अब सेपरेशन ऑफ पावर में सबकी इंस्टीट्यूशन की पावर अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन यूएस का वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक यूनिकनेस ये कि उसमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज है, ठीक है ना। ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? मोंटेस्के ने। सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी मोंटेस्के ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज भी मोंटेस्के ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है ना। अब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज का मतलब है कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, जब इनकी पावर्स अलग अलग हो गई, ठीक है ना, तो ये अपनी पावर्स को, अब जब एग्जेक्टिव है उसको अब पावर्स है उसकी जी इंप्लीमेंटेशन करवाना, वो जैसे मर्जी इंप्लीमेंटेशन करवाए, फिर वो तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी करेगा, फिर वो तो जो मर्जी कर सकता है वो, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस तरह नहीं करना, उन्होंने क्या एक बहुत ज़्यादा कलमंदी से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, चेक्स एंड बैलेंसेज का सिस्टम रख दिया, कि इसका मतलब ये कि अब कांग्रेस का किसी न किसी हद तक एग्जेक्टिव के ऊपर चेक होगा, वो देखेगी भाई इसके जो कुछ अपॉइंटमेंट के अपनी हद से ज़्यादा ब्रीच ना कर जाए, ठीक है ना। और इसी तरह एग्जेक्टिव का चेक है दोनों बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, कांग्रेस और जुडिशरी के ऊपर, ठीक है ना। उसी तरह जुडिशरी का भी बाकी दोनों इंस्टीट्यूशंस है, जो कि एग्जेक्टिव और कांग्रेस जो लेजिस्लेचर है यूएस की, इन दोनों के ऊपर चेक है, ठीक है ना। मतलब कि हर एक का बाकी दोनों के ऊपर चेक है, ठीक है ना। और फिर उस चेक को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि अगले का भी उसके ऊपर चेक है, इस तरह वो चेक बैलेंस होते हैं आपस में। एक बहुत प्यारा सिस्टम है। अब जैसे कि हमको मिसाल लेता हूँ कि जैसे कि अब एग्जेक्टिव है, प्रेसिडेंट है, जो कि एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट होता है यूएस के अंदर, ठीक है ना। एग्जेक्टिव सुपीरियर और इन्फीरियर दो तरह की अपॉइंटमेंट्स करता है। इन्फीरियर अपॉइंटमेंट्स होती है छोटे लेवल की अपॉइंटमेंट्स, उसमें एग्जेक्टिव को कोई नहीं पूछ सकता, वो जहाँ मर्जी जिस मर्जी को चाहे जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन वाला बंदा उठा के लगा दे यार, उसको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, वो इन्फीरियर अपॉइंटमेंट्स होगी। लेकिन जो सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स है ना, सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स, इसमें उसको जो है सेनेट मतलब कि सेनेट में 100 सेनेटर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं सेनेटर्स के, बल्कि हर स्टेट से 2 मेंबर्स हैं, उसको पूरे के पूरे 100 से कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगी, जब तो कहेंगे कि ये जो आपने जी अपॉइंटमेंट की है सुपीरियर अपॉइंटमेंट ये ठीक है, तब तक वो अपॉइंटमेंट नहीं होगी। मतलब कि उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर? लेजिस्लेचर के ऊपर, ठीक है ना। उसके अलावा हम देखते हैं जी, फिर ये जुडिशरी के ऊपर भी चेक रखता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं जी, कांग्रेस जो है ये फिर जुडिशरी को भी, पहले हमने देख लिया एग्जेक्टिव को कैसे चेक रखती है, ठीक है ना, ये जुडिशरी के ऊपर भी चेक रखती है। जुडिशरी के ऊपर चेक किस तरह रखती है कि जितने भी, जैसे कि सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स हमने देखी ना, कि जितने भी जुडिशियल अपॉइंट, वैसे ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वो भी एग्जेक्टिव मतलब कि प्रेसिडेंट ही करता है। जैसे सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी जो कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर फेडरल कोर्ट्स हो गए, ठीक है ना, इनके अपॉइंटमेंट्स भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो फिर क्या होता है जी, ये प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, फिर ये अपॉइंटमेंट्स भी सेनेट से ही रेटिफाई, मतलब कि ना सेनेट को इनकी कन्फर्मेशन जब तक करेंगे सेनेट 100 मेंबर्स, तब तक फिर ये अपॉइंटमेंट्स नहीं होगी, जब ये करेंगे तब ये अपॉइंटमेंट्स होगी। सो कन्फर्मेशन सेनेट से ही
होती है। सो इसलिए जुडिशरी के ऊपर भी सेनेट जो कांग्रेस है उसका चेक है पड़ा। उसी तरह एग्जेक्टिव का चेक हम देखते हैं। एग्जेक्टिव का चेक कांग्रेस के ऊपर कैसे है, वो इस तरह के कि एग्जेक्टिव वीटो की पावर ऑन करता है, ठीक है ना। वीटो की पावर ऑन करता है मतलब कि पॉकेट वीटो, और मतलब कि ना एक सिंपल रेगुलर वीटो, मतलब कि वो किसी भी बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। उसको एसेंट देने के लिए भी कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक एग्जेक्टिव के सिग्नेचर्स नहीं होंगे। सो मतलब कि ना कांग्रेस को अपने बिल्स को पास करवाने के लिए, ठीक है ना, उनको फिर प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट की ये भी पावर कि वीटो पावर, मतलब कि वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकता है बगैर किसी रीजन के भी रिजेक्ट कर सकता है। पॉकेट वीटो मतलब अपने जेब में रख सकता है और उसको वापसी भेज सकता है, दोबारा अमेंड करके दोबारा पास करके मुझे भेजो, ठीक है ना। उसके बाद ये जुडिशियल के ऊपर भी चेक रखते हैं। एग्जेक्टिव कैसे रखते हैं जी, अब जो है एग्जेक्टिव के पास पावर है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की। अब जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो कौन करेगा, एग्जेक्टिव, फिर वो बाद में लेजिस्लेचर से मतलब कि ना वो सेनेट से कंफर्मेशन होगी, लेकिन अपॉइंटमेंट्स करता कौन है, एग्जेक्टिव करता है, ठीक है ना। इस तरह मतलब कि एग्जेक्टिव जुडिशरी के ऊपर भी चेक रखते हैं, ठीक है ना। ऐसी जुडिशरी चेक रखती है। जुडिशरी कैसे चेक रखती है बाकी दोनों इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि वो ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन, अगर कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो या फिर रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के तजाद हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है ना। और वो ये भी देखते हैं कि अब एग्जेक्टिव पर ऐसे चेक रखते हैं कि एग्जेक्टिव कोई भी अपनी इंप्लीमेंटेशन जब पावर्स की करे तो किसी भी किस्म की वायलेशन ना करे अपने सिटीजन्स के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर करवाई है सिटीजन को उनके फंडामेंटल राइट्स। अब उसकी 8वीं जो अब सेलेंट फीचर ये है बिल ऑफ राइट्स है। पहली 10 अमेंडमेंट्स जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं इनको हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है इनको। और ये इंश्योर करती है कि हर एक शहरी का जो सिटीज़न है यूएस का, उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएँ, उसकी किसी भी किस्म की वायलेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से ना की जाए। उसके बाद हम चलते हैं जुडिशियल रिव्यू की तरफ, ठीक है ना। ये 9th फीचर जो है जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जो कि फेडरल जुडिशरी के पास, मतलब कि यूएस सुप्रीम कोर्ट और यूएस की जो लोअर फेडरल कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की पावर ये है मतलब कि कोई भी एग्जेक्टिव का ऐसा एक्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, और लेजिस्लेचर की कोई भी ऐसा लॉ जो बनाते हैं या कोई भी ऐसी अमेंडमेंट या कुछ भी ऐसा मतलब कि जो कि रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है ना, तो वो किसी भी लॉ को, किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर को वो ख़त्म कर सकते हैं, नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं अपनी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को यूज़ करते हुए। अब उसके बाद जो 10वां साइलेंट फीचर है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूएस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब कि जो उधर की लेजिस्लेचर को, यूएस की लेजिस्लेचर को हम कहते हैं कांग्रेस, ठीक है ना। कांग्रेस के 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, सेनेट के अंदर 100 मेंबर्स हैं। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जो कि एचओआर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर टोटल 435 मेंबर्स हैं। अब हम 11 फीचर की तरफ चलते हैं जो कि स्पॉइल सिस्टम है। ये आपको किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेंगे। अब जो मैं आपको लास्ट 4 बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाले। अब सेपरेटली आप इसको सर्च करेंगे तो अलग बात है, मिल जाए, लेकिन आपको किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वाली इस तरह की वीडियो में आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। स्पॉइल सिस्टम, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि जब प्रेसिडेंट आता है ना, जब भी वो 5 साल का प्रेसिडेंट चेंज होता है, ठीक है ना, जब वो प्रेसिडेंट आता है तो वो अपनी मर्जी की वो इन्फीरियर और सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स करता है, ठीक है ना। तो जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स करता है ना, तो इस तरह होता है कि जब 5 साल पूरे होते हैं ना उस प्रेसिडेंट के, तो जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है ना, तो उसके आने के बाद ना वो जब जो पिछले होती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स पिछले ने की होती हैं, मोस्टली सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स, बल्कि बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि सीआईए को कोई चेयरमैन है, कोई डीजी वगैरह लगा दिया है, या फिर कोई आर्मी का जनरल वगैरह, ये सारी अपॉइंटमेंट्स फिर ना ये सारी जो अपने ओहदे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, अपनी इस्तीफ़ा दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। फिर उसकी जगह जो नया प्रेसिडेंट है वो अपने बंदे आके लगा देता है। तो स्पॉइल सिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब कि जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज होता है वैसे ही अपॉइंटमेंट्स पे जो बड़े बड़े अफसरान बैठे होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं एक प्रेसिडेंट के चेंज होने से। उसके बाद जो 12 वाला फीचर है ये है सेनेटोरियल कर्टिसी, जो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को मिलेगी कि ऐसी कर्टिसी, ऐसी मतलब कि मोहब्बत इन लोगों में देखेंगे कि जैसे कि अब कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, सुपीरियर अपॉइंटमेंट और जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए एग्जेक्टिव को क्या होता है, अपने लेजिस्लेटिव मतलब कि सेनेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जो भी अपॉइंटमेंट करेगा तो कौन, ये एग्जेक्टिव, ठीक है, सुपीरियर और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। लेकिन क्या होगा, इसको रेटिफाई मतलब कि इसको कन्फर्मेशन कौन करेगा, वो सेनेट करेगा, ठीक है ना। तो फिर इसलिए प्रेसिडेंट क्या करता है कि वो जो भी अपॉइंटमेंट करता है ना, और वो जिस स्टेट से होती है,
50 स्टेट्स हैं टोटल यूएस के अंदर। अब किसी भी स्टेट से वो कोई ना कोई बंदा जो अपॉइंटमेंट करेगा वो सिटीजन तो होगा यूएस का और किसी स्टेट से भी ताल्लुक़ रखता होगा, तो फिर वो ऐसे करते हैं वो स्टेट के जो 2 सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर, ठीक है ना, उन दोनों सेनेटर्स को बुलाता है एग्जेक्टिव, ठीक है ना, फिर उनसे ना ज़रा बातचीत करते हैं उनसे, फिर उनसे ना उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ठीक है, और फिर उनसे कंसल्ट करते हैं कि यार मैं ये अपॉइंटमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप इससे राज़ी हो ना। आप फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, अपॉइंटमेंट हमारे लिए ठीक है, कोई बात इशू नहीं है कोई भी, ठीक है ना। वो फिर क्या करते हैं, फिर जब सेनेट में जाते हैं ना वो अपॉइंटमेंट होने के बाद, अब सेनेट से कंफर्मेशन चाहिए। अब 100 सेनेटर्स हैं, अब 2 जो उस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं जिधर से अपॉइंटमेंट हो रही है, जहाँ के बंदे की अपॉइंटमेंट हो रही है ना, वहीं के 2 सेनेटर्स जो हैं वो कहेंगे यार हम कंफर्म करते हैं जी हम ये सही है, ये अपॉइंटमेंट्स ठीक है, और प्रेसिडेंट की इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म करते हैं हम दोनों। जब वो 2 बंदे कंफर्म कर देंगे ना, तो बाकी जो 98 होंगे ना, वो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है, तुमने 2 ने कह दिया ना, तुम्हारी स्टेट का बंदा ठीक है, कंफर्मेशन ठीक है, हम सब 98 की भी हाँ है, तो वो कंफर्म हो जाता है और एक आसानी से वो तरीका बड़े मोहब्बत तरीके से निकल जाता है, ठीक है ना। एक ये ऐसा तरीका है जो दुनिया में कहीं भी फॉलो नहीं किया जाता, और इतनी मोहब्बत। अब ये 13 वाला जेरी मेंडरिंग, मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट आता है ना, प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज होती है, जैसे कि हम पाकिस्तान में वर्ड यूज़ करते हैं हल्का बंदियाँ, ठीक है ना। अब जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब कि ना जैसे कि मुल्तान के इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मरी के इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कि या फिर इस्लामाबाद के इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कि ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है जी, मतलब कि उसके अलग अलग फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बना दी जाती हैं कि हल्का बंदी कर दी जाती है कि भाई ये इलेक्टोरल इसके ये एक NA नंबर 1 है, NA नंबर 2 है, NA नंबर 3 है, इस तरह के इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो यूएस में प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की हल्का बंदी को इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है, और इस तरह कर सकता है कि हल्का बंदी पूरी चेंज कर देगा, और इस तरह मतलब कि आपके वो इसलिए करता है कि भाई उसकी पार्टी दोबारा विन करे और फिर वही पावर में आए, दोबारा उसकी पार्टी पावर में आ जाए। जेरमैंडरिंग ये ऐसा तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, ये बहुत मतलब कि ना स्पेशल सा तरीका ये है कि मतलब कि ना जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, तो प्रेसिडेंट खिताब करता है। ये पाकिस्तान के भी अंदर होता है, इंडिया के भी अंदर होता है, ये फ्रांस के भी अंदर भी होता है, ठीक है ना। और जो प्रिंस होता है हेड ऑफ द स्टेट, वो यूके के अंदर भी एड्रेस करता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही मतलब कि ना जॉइंट सेशन के साथ जो प्रेसिडेंट वो एड्रेस करता है, ठीक है ना, खिताब करता है, तो फिर क्या होता है जी, उस मौके पर कांग्रेस के तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं, उसकी जितनी भी कैबिनेट वो मेंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद होता है। तो इस तरह मतलब कि ना तमाम जो एग्जीक्यूटिव है, ये तमाम एक मतलब कि ना बड़ा जो एक जुडिशल ऑफिसर्स भी वहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, वहाँ पे ख़तरा होता है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए यार, और फिर सब के सब लोग तो मर जाएंगे। फिर पीछे जो प्रेसिडेंट की सीट है, इतनी बड़ी सीट है, और ये तमाम जो सिस्टम है वो क्या होगा, उसका क्या बनेगा। तो इसलिए प्रेसिडेंट अपने एतमाद का जो बंदा हो उसको लगता है काबिल है, और इसके बाद मेरे बाद प्रेसिडेंट बनने के भी अहल है, तो क्या करेगा वो उस बंदे को ना, जो वहाँ की जो भी फोर्सेस होंगी, जो भी होगा वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से, फिर उस बंदे को ना बंकर्स में, जहाँ पे कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस के अंदर ही सेशन होगा, जॉइंट सेशन, ठीक है ना, तो कांग्रेस के से ना बहुत दूर उसको ना लेके जाके ना कई किलोमीटर दूर तक ना, और उसको बंकर्स में छुपा दिया जाता है कि अगर कोई मिसहैप होता है, ट्रेजिडी होती है, कोई भी बम धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, तो फिर वो अगर कोई भी मर जाते हैं, तमाम लोग भी मर जाते हैं, ठीक है ना, कोई बचता नहीं है, तो फिर एक बंदा ऐसा हो जो पीछे से सीट को संभाले, और यूएस की जो प्रेसिडेंट की सीट है, सबसे बड़ी हाईएस्ट मतलब कि ना सुपीरियर सीट है, वो खाली ना रहे और पूरा सिस्टम कोलैप्स ना करे और यूएस सेफ रहे, ऐसा होल, ठीक है ना, लोगों के मरने से यूएस को कुछ ना हो, ठीक है ना। तो ये तमाम फीचर्स है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, और ये आपको इनफ है, ठीक है ना, ये 14 फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। आप इन्हीं को अच्छे से याद कर लें, और इतने अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब किया करें यार, लाइक किया करें, वो भी इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उन सबको एकेडमीज़ वगैरह जाके लाखों रुपये अगर नहीं वो भरने के अफोर्ड कर सकते, तो उन सब की हेल्प हो जाए, और मज़ीद लोगों तक शेयर कीजिए करें। और मतलब कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ना, तो ये हो जाएगा कि मुझे मतलब कि ना मोरली सपोर्ट मिल जाएगी, और मैं मज़ीद ऐसी अच्छी सी वीडियोस बनाऊंगा, और मैं तमाम चीज़ों को, तमाम सब्जेक्ट्स को ना कवर करने की कोशिश करूंगा, और ताकि लोगों को अफोर्डेबल तरीके से पढ़ाई मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।